कि फ़लस्तीनी हुकाम जो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कतर में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते दिखाई नहीं देते, तो आप क्या समझते हैं कि आपको नज़र आता है कि कोई नई जंगबंदी होगी या नहीं हो सकेगी? नहीं, जंगबंदी तो होगी अल्टीमेटली, क्योंकि जो फ़लस्तीनियों का हशर इन्होंने कर दिया है गजा में, तो वो हशर उस स्टेज पर ले गए हैं कि लोग या तो भूख से मरें या गोली से मरें या अपनी सरजमीन छोड़ दें तो शायद जिंदा रह जाएं। और यही हालात पैदा कर दिए गए हैं बतदरीज अगर इसको देखा जाए। मगर ना ऐसा कैसे हो सकता था कि 4 मरतबा सीज फायर की बात आई और चारों मरतबा अमेरिका ने इसको बीटो कर दिया और दुनिया चीख चीख कर रह गई है। दुनिया इस पर खास तौर पे अवामुन्नास, बाकी हुक्मरानों का जो यूएस और उनके अलाइज हैं वो तो उनके साथ हैं इसराइल के, और अगर वो साथ ना दे तो इसराइल तो अपने पैरों पर इस तरह नहीं खड़ा हो सकता है पूरे उसमें। और बाकियों को तो छोड़ें, अपने घर की बात कर लेते हैं। गल्फ कंट्रीज का जो पहले रिलेशंस थे वो रिलेशंस चल रहे हैं, ओआईसी के मेंबरान के जो पहले रिलेशंस थे वो चल रहे हैं। पाकिस्तान थोड़ी सी एक तवाना आवाज है जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो पाकिस्तान आवाज उठा सकता है वो उठा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि 57 ममालिक का प्लेटफॉर्म है, जिसका कि चार्टर में दिया हुआ है और उसके चार्टर के पहले ही प्रियम्बल में दिया हुआ है कि फलस्तीनी काज को और अल-कुद्स अल-शर्फ को उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी पासदारी के लिए सारे मिलके काम करो। और ये सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें रेजोल्यूशन भी है। तो उसके बावजूद और उनके 18वें पैराग्राफ में, 18वें आर्टिकल में दिया हुआ है बड़ी क्लियरली कि फलस्तीनियों के लिए, मैं ओआईसी चार्टर की बात कर रहा हूँ, फलस्तीनियों के लिए एक अलहदा से उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अब भी मौजूद है जो सिर्फ फलस्तीनियन काज को। लेकिन सितम जरीफी देखें कि जब ये लोग अपने भूख से बिलबिला रहे हैं, मछलियां उनकी नजर आ रही हैं पूरी दुनिया को, और जब खाना लेने के लिए जाते हैं 2 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, उन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर यूएस कॉन्ट्रैक्टर और इजरायली कॉन्ट्रैक्टर मिलके आर्म्ड हैं और एआई के जरिए उन्होंने प्रोफाइलिंग की हुई है कि किसको गोली मारना है। आप अंदाजा करें कि खाना लेते हुए तकरीबन अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गोली मार के हलाक कर दिया गया है। अच्छा तो या वो खाना, डॉक्टर साहब ये जो खबरें आ रही हैं कि फलस्तीनियों को वहाँ गजा में कब्रों से उनकी लाशें निकाली जा रही हैं, ये इस पे आप क्या कहेंगे? कभी ऐसा ना पहले कभी सुना ना देखा। ये टेरराइज करने का तरीकाकार है कि ना हम जिंदों को छोड़ेंगे और ना मुर्दों को। और उनकी तो फिर इस मामले में ये जो जो उनका एक रहा है शुरू से वतीरा सेटलर्स का और इजरायलियों का, वो यही रहा है कि ऐसे खौफ और हिरास और ऐसे ज्यादा खतरात लाक पैदा कर दो, क्योंकि और तो कोई बोल नहीं रहा है। वो जो लोग अपनी सरजमीन पर हैं, जितने देर तक अपने कदम जमाए हुए हैं, हमास के पास जब तक कोई थोड़ा बहुत असला रह गया है जिसकी वजह से वो बिल्कुल सारे के सारे तमाम टनल में नहीं जा सक रहे हैं, खास तौर पे हॉस्टेजेस जो रह गए हैं 10, उनकी वजह से। तो नेतन्याहू का ये जो दौरा आपने अभी देखा 1 हफ्ते का, और अब कल ही वापसी हुई है फिजाओं से, हमारी उन 57 ममालिक के 3-4 ममालिक है जिनकी फिजाओं से गुजर के गए हैं और फिजाओं से गुजर के वापस आ गए। ठीक है, उसमें यूएस के अलाइज भी थे जिसमें कि इटली है, फ्रांस है, ग्रीस है, बाकी ममालिक हैं जिनकी फिजाओं से। और आईसीसी के वारंट है, आईसीसी के वारंट के मुताबिक जिस कंट्री के हुदूद से ऐसा शख्स गुजरे जिसके खिलाफ वारंट है, उस कंट्री का फर्ज है यानी कि अपनी फिजाओं से उस जहाज को उतार ले। लेकिन ऐसा कौन करे? ऐसे किसमें हिम्मत है कि जो कर सके? तो उन्होंने 1 हफ्ते के दौरान अपना पूरा जो जो मकसद था वो समझा के आ गए हैं कांग्रेस को भी। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ उनके डिफेंस है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पीटर हैग, तो उनको भी बड़ी मुबारकबाद दे के आ गए हैं कि बम्बार्डमेंट आपने ईरानियों पे भी अच्छी की और आप हमें हमारा साथ अच्छा दे रहे हैं, चारों तरफ बैरिकेड हैं। तो मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि जो नेतन्याहू ने और जो ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े प्यारे अंदाज से समझा दिया है पूरी दुनिया को कि भैया वो रहने के काबिल ही नहीं रहा है। जो बिल्डिंगें थोड़ी बहुत बच गई हैं। हाँ साहब, लेकिन यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है
कि फ़लस्तीनियों ने तो उस कैंप में जाने से ही इनकार कर दिया जिसमें ये उन्हें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फिर आपके ख्याल में इसराइल गज़ा को फ़लस्तीनियों से खाली कराने में कामयाब हो पाएगा? नहीं, अब एक बड़ी सिंपल सी बात, एक फितरी सी बात, एक इंसानी जिंदगी की बात कर लेते हैं ना। इंसानी जिंदगी चंद दिनों के लिए कायम रह सकती है बगैर खाने के, और बगैर पानी के तो ज़ाहिर है चंद दिनों के लिए, बगैर खाने के कोई उसके 3 हफ्ते तक आदमी पसलियां जो उनके जिस्म की चर्बी है वो इस्तेमाल होती रहती है। लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद तो उसने उसकी मौत तो उसके सामने रक्स कर रही होती है। तो उस मौत को या तो गले लगा ले, या फिर उस कैंप में चला जाए, या जो अभी आने वाले दिनों में अनाउंस होने वाला है, जो लगता है जिस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है कि जो गिरदो नवा के ममालिक हैं वो कितने कितने फलस्तीनियों को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर ये तो बात कह दी गई है ना कि उनको अच्छी जिंदगी वहां मिलेगी, यहाँ तो घर टूट फूट गए हैं, खंडरात हैं, और इजराइल ने कह दिया है कि ये सिक्योरिटी का मामला ये हमारे पास ही रहेगा, यानी कि वो तैनाती अपनी रखेंगे। और अब भी उन्होंने जो रखा हुआ है, कहते हैं अगर हम चाहे सीज फायर कर दें, लेकिन ये दो जो कॉरिडोर हैं, रफा वाला और दूसरा कॉरिडोर जो वेस्ट में जाता है वेस्ट बैंक में, वो हमारे काबू में होगा। मतलब ये है कि हम हर एक शख्स को बाकायदा स्क्रीनिंग करके भेजेंगे। तो जो इस वक्त हालात और जो जिंदगियां तंग कर दी गई हैं, तो लोग या तो मौत को गले लगाएं, या वो जो कैंप कायम किया जा रहा है उसमें जाएं, या फिर गिरदो नवा के मुल्क में जाएं, या फिर मौत को अपने गले लगा लें। तीसरी कोई चॉइस नहीं बचा के रखी है ना। तीसरी चॉइस अगर बचा के रखते तो लोग उस तीसरी चॉइस को देखते। और फिर मजे की बात है, जिनके ताल्लुकात है वो उसी तरह ताल्लुकात कायम है इजराइल के साथ। और दूसरा ये है कि इजराइल को कोई थ्रेट करने वाला एक ही मुल्क था, अब उस बेचारे को सिंबॉलिक तौर पर थ्रेट करने के काबिल छोड़ा है ईरान को, और ईरान अब भी थ्रेट है, लेकिन बड़े सिंबॉलिक तौर पर उसको बता दिया गया है कि हम दोबारा, तो और कोई थ्रेट है ही नहीं, होती को दो चार। डॉक्टर साहब, एक और इशू बड़ा अहम है, आपके इल्म में है कि यूएई की तरफ से पाकिस्तानियों को जो वीज़े हैं वो तकरीबन नहीं दिए जा रहे, बड़े सख्त कर दिए गए हैं। अब ये जो खबरें आई हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद यूएई ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े की इजरा में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई है। तो आप क्या समझते हैं कि यकीन दहानी के बाद वीज़े का हसूल आसान हो जाएगा? डिप्लोमेटिक अंदाज में उसको यकीन दहानी कराई जाती है, जो वीजे का उनके सहल करने के लिए उनके जो पैरामीटर है। क्योंकि देखें, ये हर मुल्क का एक सॉवरन हक है, जिसको चाहे वीजा दे, जिसके लिए तंगी पैदा करे, जिसके लिए आसानी पैदा करे। ठीक है, ये हमारा ब्रदरली मुल्क है, हम एक्सपेक्ट करते हैं। उनको कुछ शिकायतें हैं, जब मैं भी वहाँ तैनात था तो उनको कुछ शिकायतें होती थी, तो फौरन जाके हम उन शिकायतों को दूर करते थे। मुझे यकीन है कि जो मोहसिन नकवी या वहाँ के सफीर जो हैं, उन्होंने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ गारंटीज दी होंगी। इसीलिए अब ऑफिशियल पासपोर्ट को दोबारा उन्होंने वीजा फ्री कर दिया। डिप्लोमेटिक पहले भी था, तो डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल, और इसमें थोड़ी जो अभी रिजेक्शन लेवल ज्यादा था, उस पैरामीटर्स को थोड़ा कम कर देंगे तो रिजेक्शन, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा कि जिस ऑफिस 100 आदमियों ने अप्लाई किया तो उसमें 99 हो जाएंगे। ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि उनकी जो कबाहतें हैं और उनकी जो शिकायतें हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं यूएई के, वो कुछ बढ़ गए हैं। और उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं। उसमें थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल मामलात का भी अंसर शामिल है, जिसकी वजह से कुछ सहूलत नजर आती है इस मीटिंग के बाद कि उसमें कुछ पैरामीटर्स को रिलैक्स करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल ऐसा रिलैक्स हो जाएगा कि जो अप्लाई करेगा उसको वीजा मिल जाएगा।